हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो ये मेजरली आपका सेबी का, पीएफआरडीए का है ना, आईएफएससी का भी सिलेबस का हिस्सा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे। एचआरएम को अगर हम समझने की कोशिश करें तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि हमारे पास में सबसे पहले ना ऐसा समझो कि कोई भी कॉर्पोरेट होती है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इवन अगर कोई पीएसयू या फिर कुछ भी है, गवर्नमेंट कंपनीज है या कुछ भी है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं, है ना। जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज है हमारे पास, तो हमारे पास फंड्स होते हैं। अलग अलग जगह से हम उन फंड्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम यूज कर कर एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहे होते हैं या फिर एक सर्विस यहाँ पर बना रहे हैं, है ना। अब आप ऐसा समझो कि अगर मैं बात करूँ रिसोर्सेस की, तो हमारे लिए लैंड, है ना, वाटर, मनी, पैसा भी लगता है ना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होते हैं। तो ये सब यूज हो रहा है। सिमिलरली ह्यूमन लेबर लगती है ना। तो अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके जो लोग होते हैं, उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो क्या बन गए उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए? वो बन गए उसके ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास में ये जो चीजें हैं, क्या इनके मूड स्विंग्स होते हैं? क्या इनमें कोई भी इमोशंस हैं? क्या ये यहाँ पर अपने खुद के दिमाग से सोचते हैं? नहीं, राइट। कौन सोचता है अपने दिमाग से? इंसान सोचता है। तो इसी वजह से इंसान जो एज अ रिसोर्स बात करूं मैं, ह्यूमन एज अ रिसोर्स, तो यहाँ पर इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स काफी डिफरेंट हो जाती है। तो अब ह्यूमंस में इमोशंस होते हैं, अपनी खुद की सोचने समझने की यहाँ पर शक्ति होती है, तो इंटेलिजेंस होती है, राइट। अब ये सब होगा और ये लोग को हम एक जगह एक टीम में काम करवाएंगे, तो हर किसी के बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। हो सकता है बहुत अच्छी दोस्ती हो सकता है यहाँ पर कि एक इंसान जो है वो अपनी इंटेलिजेंस से किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल ले, राइट। तो यहाँ पर अब मान लो अगर हम जैसे खाना बनाते हैं, है ना, तो हम खाने में अगर सेम चीजें डालें और सेम क्वांटिटी में डालें, तो फूड का जो टेस्ट होगा वो भी सिमिलर आएगा या सेम आएगा। बट अगर ह्यूमन रिसोर्सेज हमने 5 लोगों को एक काम के लिए रखा, आज हमने उनको एक काम के लिए रखा और एक साल के बाद यहाँ पर रखा सेम काम के लिए, तो आउटपुट हमारा डिफर कर सकता है। क्यों? क्योंकि किसी का मूड कैसा है, किसी के इनपुट्स कैसे हैं, है ना, हर एक चीज वैरी करेगी। तो इसीलिए यहाँ पर मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि ह्यूमन रिसोर्सेज को हमें थोड़ा अलग से ट्रीट करना होता है। एंड इसी बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हमें क्या करना है? ह्यूमन टैलेंट को मैनेज करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर पाए। तो मैनेजिंग ह्यूमन टैलेंट्स इज सेड टू इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स, लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ऑल्सो हम यहाँ पर एम्प्लॉयज की जो सेफ्टी और हेल्थ है ऑर्गेनाइजेशंस में, उसको मैनेज कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि बहुत सारे डेफिनेशंस आपके रहते हैं एचआरडी के, जो कि रिसर्चर्स और राइटर्स प्रपोज करते हैं। तो ये हमारे जो पर्सपेक्टिव है इंडिविजुअल रिसर्चर्स के या थियरिस्ट के, ठीक है, जो डेफिनेशंस यहाँ पर हैं उसमें वेरी करेंगे। अब यहाँ थियरिस्ट जो हैं वो डिफाइन करते हैं एचआरडी को फ्रॉम ग्लोबल और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। अब बहुत सारे डेफिनेशन यहाँ पर सजेस्ट करे हैं कि भाई एचआरडी जो है उसका एमरजेंस हुआ है 1970 में, ठीक है, नैडलर और नेडलर। तो इन्होंने 1970s में डिस्क्राइब किया एचआरडी को कि एक सीरीज है, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज हमारी हो रही है एक स्पेसिफाइड टाइम में और डिजाइंड वे में, ताकि हम बिहेवियरल चेंजेस को प्रोड्यूस करें। तो हम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं लोगों की। क्या आप यहाँ पर वाटर को, पैसे को ट्रेन कर सकते हो? नहीं कर सकते, लेकिन ह्यूमन को ट्रेन कर सकते हो। और ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसे अगर हम ट्रेन कर रहे हैं तो हमें बेटर आउटपुट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लेटेस्ट डेफिनेशन जो डेजिमोन, वर्नर और हैरिस देते हैं एचआरडी के लिए, वो क्या है कि एक सेट है ये सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड एक्टिविटीज का, जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन कर रही है ताकि अपने मेंबर्स को कुछ अपॉर्चुनिटीज दे सके। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में व्हेन आई एम वर्किंग, व्हेन आई एम टीचिंग यू, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर मेरा जो टीचिंग करियर मैंने स्टार्ट किया था, वो आज से 2 साल पहले स्टार्ट किया था विद एन ऑर्गेनाइजेशन। सो
जब मैं यहाँ पर बात करूं मेरे फर्स्ट वीडियो की, है ना, जब मैंने वहां एक पहला वीडियो बनाया अपना, और ये जो मेरा वीडियो है, राइट, तो ये मेरा माइट भी यहाँ पर अगर मैं बात करूं, दो ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है, ये एक और ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको देखूं तो कहीं ना कहीं मेरे लिए ये चीज बहुत बड़ी हो जाएगी बोलनी, कि मेरी पहली वीडियो में और इस वाले वीडियो में बहुत बड़ा डिफरेंस है। while I am teaching you for an example, most of my students were not happy with me बिकॉज मेरी स्पीड बहुत तेज थी पढ़ाने की। बट ओवर द टाइम मैंने इस स्पीड को कम करा, एंड बाकी चीजें ऑफ कोर्स नॉलेज वगैरह मेरी वैसी ही है, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, डेफिनेटली कुछ डिफरेंस तो आता ही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम अपने, ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारी स्किल्स कुछ अच्छी इंप्रूव हो गई, तो हमने कुछ नेसेसरी स्किल्स सीखी ताकि हम करेंट और फ्यूचर जॉब डिमांड्स को यहाँ पर मीट कर पाए। तो सिस्टमैटिक और प्लान एक्टिविटीज जो हैं वो हमारी क्या क्या लेकर चलती हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, मैनेजमेंट एंड चेंज मैनेजमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। हम यहाँ पर बहुत सारी चीजें कर रहे हैं सिस्टमैटिक वे में। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक तो हमें उसके गोल्स अचीव करने होते हैं, एक इंडिविजुअल गोल्स अचीव करने होते हैं। अब इंसान यहाँ पर अगर सेम ही काम करता रहेगा, उसकी परफॉर्मेंस चाहे हो सकता है बहुत बेहतर भी हो जाए, तो उसको इमोशनली ये जॉब जो है स्टैग्नेंट लगने लग जाती है। ठीक है, तो करियर डेवलपमेंट भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना करियर का प्लान करना, एक करियर में हमारा जाना और फिर वहां पर भी डेवलप करना होता है। तो हमें ट्रेनिंग करनी होती है, खुद का डेवलपमेंट करना होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स हमारे होते हैं, इस तरह की चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो आई कैन से कि एचआरएम और एचआरडी में क्या डिफरेंस है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, यहाँ पर हम मैनेज कर रहे हैं ह्यूमन टैलेंट को, लेकिन अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो ये एक सीरीज है ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज की, जहां पर हम एक स्पेसिफाइड टाइम में या डिजाइन में इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा बिहेवियरल चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। प्रोसेस है ये, रिक्रूटमेंट हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, कॉम्पनसेशन और बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन है, सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट है। इसमें यहाँ पर एचआरडी में क्या हो रहा है, ट्रेनिंग कर रहे हैं हम लोगों की, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल मैनेजमेंट कर रहे हैं कि भाई उनका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा वैसे ही यहाँ पर उनको प्रमोशन दिया जाएगा, वैसे ही उनके बेनिफिट्स इंसेंटिव्स रहेंगे। इसके अलावा करियर की प्लानिंग, करियर डेवलपमेंट और चेंज मैनेजमेंट। तो नीड क्या है एचआरडी और एचआरएम की। ह्यूमन रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के ग्रेटेस्ट एसेट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक दिन यहाँ पर अगर हम कोई भी बिजनेस फंक्शन करना चाहें तो उनके बिना पॉसिबल नहीं है। नाउ यू नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, राइट, बट इसको बनाने के लिए आपको ह्यूमन लगते हैं, इसको यूज करने के लिए ह्यूमंस लगते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर ये लोग खुद से ही काम कर पा रहे हैं। एज ऑफ नाउ टिल द मोमेंट व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आई हैव नॉट सीन इवन अ सिंगल एआई एजेंट और एआई which is not taking the help of any human, right, in some or other way यहाँ पर ह्यूमन बींग्स का तो आपको जरूरत पड़ता ही है। तो कैश फ्लो मैनेज करना है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर करने हैं, कम्युनिकेट करनी है हमें थ्रू और फॉर्म्स ऑफ मीडिया, या फिर कस्टमर्स के साथ में डील करनी है। तो ये हमें सब चीजें किसके थ्रू होती हैं, ह्यूमन बींग्स के थ्रू ही हो रही हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज और जो पोटेंशियल है यहाँ पर, वो की ड्राइवर्स रहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। तो ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो हैं आज की ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस जो हैं, ना ही वो केवल हमारे बिजनेसेस को इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन साथ में इसके एम्प्लॉयज को भी। तो हम मैक्सिमाइज करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को, ह्यूमन पोटेंशियल्स को, इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज, टाइम, टैलेंट को, जिनको हमें मैनेज करना है और डेवलप करना है। अब यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रैक्टिस है या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, वो हमें इंश्योर कराता है कि एम्प्लॉयज जो हैं उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को मीट करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या रिलेशनशिप है वो देख लेते हैं। गाड़ी जो है, अब यहाँ पर इसमें ही, ठीक है, अब ये हमारा किसका कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है हमारे एचआरएम का, जहां पर हम डेवलप भी कर रहे हैं इनको। लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ पर ये हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम बोलें तो यहाँ पर हमारे जो नोशन है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है,
या फिर उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम एचआरएम के साथ में एज इन एचआरएम व्हील। तो ये हमारी एक तरीके से एक फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक एचआरएम का क्या बना रखा है, व्हील बना रखा है। अब आप यहाँ क्या देखेंगे कि ओके, शायद थोड़ा डायग्राम आपके लिए शॉर्ट रहेगा, मैं बता देती हूँ। जैसे आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट हो गया, करियर डेवलपमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का जॉब डिजाइन हो गया, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो गई, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, देन सिलेक्शन एंड स्टाफिंग, फिर उसके बाद में कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स हो जाते हैं, एम्प्लॉय एसोसिएशन, लेबर प्रैक्टिसेस हो जाती हैं, और ह्यूमन रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं ये हमारी किस में आ रही है, ये हमारी आ रही है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो हमारा यहाँ पर एक मेजर आप बोल सकते हैं सर्कल बन रहा है। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे एचआरडी के, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, मैनेजमेंट, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और चेंज मैनेजमेंट, ये सब हमने एडवोकेट किए एज यहाँ पर अंडर द अम्ब्रेला और फंक्शंस ऑफ एचआरएम। अब ये आपका जो बेसिकली व्हील है अभी जो हमने देखा, ये किसने दिया है, मैक लेगान ने दिया है। लेकिन अब यहाँ पर एम्बिग्यूटी थी बहुत ज्यादा रोल्स की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एचआरएम फंक्शन की। तो एचआरएम जो है उसको हमने रिपोजिशन किया और बोला कि नहीं देखो, ये आपको सप्लीमेंट कर रहा है। जैसे दो दोस्त होते हैं ना, तो ये यहाँ पर दो दोस्तों की तरह काम कर रहा है, ना कि यहाँ पर कोई किसी के अंडर है। तो एक पैरेलल पाथवे बनाया गया जिसको हम पैरेलल नेक्सस बोलते हैं एचआरएम और एचआरडी का। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास में एक लाइन में एचआरएम है और एक लाइन में एचआरडी है, जिसमें कि हम लेकर चलेंगे रिक्रूटमेंट, इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन आ जाएगा, फिर इसके आपका मोटिवेटिंग और रिवॉर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे एचआरडी की, तो इंडिविजुअल के करियर का, उनके ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हम लेकर चलते हैं। तो मैक गोल्डरिक एंड स्टीवर्ट ने प्रपोज किया कि एचआरएम और एचआरडी जो है वो दो पैरेलल पाथवेज हैं, ठीक है, हमारे एचआरएम और एचआरडी के। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर इनकी सिमिलैरिटीज काफी ज्यादा हैं और एलिमेंट्स हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के। एचआरएम के पास फंक्शन क्या है कि हमने किसी को रिक्रूट किया, उनको सिलेक्ट किया, एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बनाई, उन्हें मोटिवेट किया और रिवॉर्ड्स प्रोवाइड किए। जबकि जो एचआरडी के फंक्शन है वो क्या है कि हम यहाँ पर लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन देते हैं और ट्रेनिंग देते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को। ट्रेनिंग तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं लोगों को देगी जो कि यहाँ पर आपके सिलेक्ट किए गए हैं और रिक्रूट हुए हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एचआरएम और एचआरडी जो है वो यहाँ पर आपके वो पाथ लेते हैं। जैसे अब यहाँ पर किसी को रिक्रूट किया और सिलेक्ट किया, तो हम इनको ट्रेन कर रहे हैं, है ना, इंडिविजुअल को यहाँ पर करियर प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके करियर डेवलपमेंट के लिए भी हम काम करेंगे ताकि हमें भी फायदा हो और इनको भी फायदा हो। तो फीचर्स क्या है एचआरडी के, सबसे पहले तो हम कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करें। एचआरडी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जहां पर कि हम डेवलप करेंगे नॉलेजेस को, स्किल्स को, एबिलिटीज हमारे एम्प्लॉयज की उनके पूरे करियर में। एक वन टाइम ट्रेनिंग इवेंट नहीं है। अब आप जैसे मान लो आप यहाँ पर आरबीआई, पीएफआरडीए, कोई भी आप ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे 6-6 महीने, 8-8 महीने में ना एक ट्रेनिंग होती रहती है। जो लोग पीओ हैं उन्हें पता होगा कि जब उनका बैंक में रिक्रूटमेंट हुआ तो सबसे पहले उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया और तब से आज तक उनकी काफी सारी ट्रेनिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर अलग अलग ट्रेनिंग इवेंट्स होते हैं, कॉन्टिन्यूस एफर्ट हम यहाँ पर बोल सकते हैं, जिसमें एम्प्लॉयज के स्टे करेंट, अडेप्टेबल और अलाइन किया जाता है इनको ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ में। अब बात करते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच की। तो एचआरडी क्या करता है, यहाँ पर एक सिस्टमेटिक अप्रोच यूज कर रहे हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या ट्रेनिंग हमें देनी है और किस तरीके से इनको डेवलप करना है। इसके बाद में हमें असेसमेंट्स करनी है, परफॉर्मेंस इवेलुएट करनी है, फीडबैक्स प्रोवाइड करने हैं। तो हमें समझते हुए क्या करना है, एचआरडी प्रोफेशनल्स जो है वो डिजाइन करेंगे और डिलीवर करेंगे टारगेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जहां हम स्पेसिफिक स्किल गैप्स को एड्रेस कर रहे हैं और नॉलेज डेफिशिएंसीज को भी देखते हुए चलेंगे। अब बात करते हैं एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशनल अलाइनमेंट की। तो एचआरडी इनिशिएटिव्स जो हैं वो हमारे एम्प्लॉय के जो खुद के एस्पिरेशंस हैं, है ना, एक इंडिविजुअल हमारी एस्पिरेशंस होती हैं और एक होती है यहाँ पर स्ट्रैटेजिक गोल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का है। अब जरूरी नहीं है ना, मान लो एक कॉर्पोरेट जॉब है तो हम लाइफ टाइम वही काम करने वाले हैं, हो सकता है यहाँ पर हमें उतना अच्छा स्पेस नहीं मिले, अपनी ग्रोथ के लिए हम दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते हैं। तो हर एक व्यक्ति क्या चाहता है, वो डेफिनेटली यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, उनके लिए सब पर्पस सर्व कर रहा है,
बट अपनी खुद की भी ग्रोथ चाहता है। तो इफेक्टिव डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इंडिविजुअल ग्रोथ और जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स हैं उनके बीच में जो गैप है उसे ब्रिज करता है। ठीक है, यहाँ पर हम इंश्योर करेंगे कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको हमने इक्विप किया है कि वही ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए कंट्रीब्यूशन दे पाए। अब आ जाते हैं वेराइटी ऑफ मेथड्स में। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक डाइवर्स रेंज दे रहा है मेथड्स की कि किस तरीके से डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज डिलीवर करनी है। तो यहाँ पर हम फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, मेंटरिंग प्रोग्राम्स, कोचिंग सेशंस, जॉब रोटेशन, ऑन द जॉब लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब कौन सा मेथड अभी एप्लीकेबल होगा, ये हमें किस तरह की स्किल्स या फिर नॉलेज प्रोवाइड करनी है उसके ऊपर होगा। फोकस कर रहे हैं हम इंडिविजुअल और टीम्स दोनों में। तो यहाँ पर बहुत बार होता है पूरी टीम को भेजा जाता है, बहुत बार होता है किसी इंडिविजुअल को उनकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग भेजा जा रहा है। तो हमें डेवलपमेंट नीड्स हमारे इंडिविजुअल एम्प्लॉयज की और टीम्स की दोनों देखनी है। इंडिविजुअल डेवलपमेंट में हमें इनकी पर्सनल स्किल्स को एनहांस करना है, नॉलेज को एनहांस करना है। जबकि टीम डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसमें हम कम्युनिकेशन इंप्रूव करते हैं, कोलैबोरेशन लेकर आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारी टीम के अंदर। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, अल्टीमेटली एचआरडी जो है ये यहाँ पर इम्प्रूव करता है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को। हम इक्विप कर रहे हैं एम्प्लॉयज को उनकी नेसेसरी स्किल्स और नॉलेज के साथ में। तो यहाँ पर एचआरडी हेल्प कर रहा है कि भाई वो अपनी जॉब्स को इफेक्टिव वे में परफॉर्म करें और एफिशिएंट वे में। तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी होगी और यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट की बात कर लेते हैं। इफेक्टिव एचआरडी प्रोग्राम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंक्रीज्ड एम्प्लॉय मोटिवेशन और एंगेजमेंट में। अपॉर्चुनिटीज हम देते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयज को वैल्यू फील होती है और वो अपने करियर में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे जॉब सेटिस्फेक्शन आता है, टर्नओवर कम हो जाता है और एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बनता है। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी टू चेंजेस, तो आज के डायनेमिक बिजनेस वर्ल्ड में एबिलिटी हमारी कि किस तरीके से हम चेंजेस को अडेप्ट कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक टाइम था 1980s में लोग मैनुअली चीजें कर रहे थे बैंक में, फिर उसके बाद में कंप्यूटर्स आए, उसके बाद में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन बढ़ गया, फिर ज्यादा कस्टमर्स की तरफ फोकस बढ़ गया, फिर हमें यहाँ पर जो यूजर हम कर रहे थे अपने सिस्टम्स को, अकाउंट्स, सॉफ्टवेयर वगैरह सब बदल गए एंड राइट नाउ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आ गए हैं। तो डेफिनेटली अगर हमारे छोटे मोटे काम है जैसे पासबुक प्रिंटिंग हो गया या फिर कस्टमर्स को हर चीज के लिए 1 to 1 असिस्ट करना, तो ये सारी चीजें अब कम हो चुकी है। कैश विड्रॉल के लिए जैसे हमें किसी को विंडो पर बिठाना है तो वो हमारे पूरे 24 घंटे काम ही कर रहे हैं बेचारा, नॉट ऑब्वियसली 24 घंटे बट जितने भी वर्किंग आवर्स हैं। तो अब वो चीजें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, लेकिन फिर हम उन लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं एक बैंक की ही बात करूं तो अब वो लोग क्रॉस सेलिंग करने लग गए हैं। तो यहाँ पर जो रोल्स हैं वो भी बदलते रहते हैं और हमारी यहाँ पर वर्कफोर्स खुद को प्रिपेयर कर पाए कि वो इस बदलते हुए वर्किंग एनवायरनमेंट में खुद के जो रोल्स हैं उन्हें अडेप्ट कर पाए, कुछ नई चीजें सीख पाए। इसके लिए हमारे क्या करना पड़ता है, हमें एचआरडी करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी, हमें सब चीजों की जरूरत है और एम्प्लॉयज अब एक नई टेक्नोलॉजीज, प्रोसेसेस और मार्केट डिमांड्स को अडेप्ट कर पाए। ठीक है, देन आती है एथिकल कंसिडरेशंस। तो एचआरडी प्रैक्टिसेस जो हैं वो एथिकली कंडक्ट की जाती है फेयरनेस के साथ में। तो हमें इक्वल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है सभी एम्प्लॉयज को, इंश्योर करना है कि जो ट्रेनिंग कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्यूरेट है, अनबाइस्ड और रेलिवेंट रहेगा सभी जॉब रोल्स में। कॉन्टिन्यूअस इवेलुएशन, एचआरडी प्रोग्राम्स जो हैं उनको हम रेगुलरली इवेलुएट कर रहे हैं ताकि हम इफेक्टिवनेस देखें, हमें किस तरीके से डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है। और ये जो फीडबैक का लूप रहता है हमारा, ठीक है, इसमें हम कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं, कुछ चेंजेस लेकर आते हैं, बेटर यहाँ पर चीजों को बनाते हैं, इंप्रूवमेंट्स लेकर आ रही हैं। तो हम यहाँ पर इवॉल्विंग नीड्स देखेंगे हमारे एम्प्लॉयज की भी और ऑर्गेनाइजेशन की। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो डेफिनेटली रोल्स चेंज हो रहे हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप ले लोगे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे कस्टमर को हम प्रोडक्ट्स दे रहे थे
ठीक है, might be the name of the product is same but the quality, the quantity, the type है ना, there are many other type of variations, otherwise competitive market है, हम स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशंस की जो खुद की नीड्स हैं वो भी बदल रही हैं, उनके खुद के काम भी बदल रहे हैं, और सेम गोज फॉर यहाँ पर हमारे एम्प्लॉयज। तो गोल्स क्या है एचआरडी के? सबसे पहले तो हमें कैपेबिलिटीज डेवलप करनी है एम्प्लॉयज की एज इंडिविजुअल्स। कैपेबिलिटीज हमारे इंडिविजुअल्स की उनके और यहाँ पर रोल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें क्या करनी है, डेवलप करनी है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि भाई पर्टिकुलर पर्सन इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, द वे दे आर कैरिंग आउट देमसेल्व्स वो अच्छा होना चाहिए। देन वी नो कि यहाँ पर इन्हें इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पर काम करना है, तो हमें उनको अकॉर्डिंगली उस सॉफ्टवेयर पर भी ट्रेन करना पड़ेगा। फिर उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनके फ्यूचर गोल से रिलेटेड, जैसे कि आज से 2 साल बाद में किसी पर्टिकुलर पर्सन को हम मैनेजमेंट का रोल में पहुंचा देंगे या वो खुद से पहुंच जाएंगे, कॉर्पोरेट होगा तो यहाँ पर वो अपनी खुद की जिस तरह की भी परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग पहुंच जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई यहाँ पर आपकी पब्लिक कंपनी है तो जैसे यहाँ पर 2 इयर्स 5 इयर्स के अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं वैसे हो जाएंगे। तो हमें उनके वो जो फ्यूचर गोल्स है उस पर भी फोकस करना होगा। फिर अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर टीम्स में काम तो होता ही है, चाहे डेजिग्नेशन सेम हो पूरी टीम की या फिर डेजिग्नेशन अलग अलग हो, और कोलैबोरेट करना होता है। तो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के साथ में या एम्प्लॉय सुपरवाइजर के साथ में यहाँ पर कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन करता है, टीम स्पिरिट यहाँ पर इसीलिए हमें मेंटेन करनी है। ओवरऑल हेल्थ जो है ऑर्गेनाइजेशन की उस पर भी फोकस करना है। तो हमें इंडिविजुअल्स के डेवलपमेंट में काम करना है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, जैसे जैसे इनकी स्किल्स अच्छी होती जाएंगी वैसे वैसे ही यहाँ पर हमारा भी काम बेटर होता जाएगा। फंक्शंस क्या है एचआरडी के? तो एचआरडी ना ही केवल आपके इंडिविजुअल डेवलपमेंट्स पर काम कर रहा है, साथ में ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट्स भी देख रहा है कि भाई टीम्स को किस तरह से डेवलप करना है ताकि बेस्ट प्रोडक्ट्स या बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। तो ओवरऑल डेवलपमेंट हमें ऑर्गेनाइजेशन की भी देखनी है, तो एबिलिटी हमारे इंप्लॉयज की एनहांस हो जाए करेंट और फ्यूचर जॉब्स में, और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करनी है। तो एचआरडी के जो यहाँ पर प्रोडक्टिव फंक्शंस हैं वो आप कैसे देखेंगे कि वो सर्विस ओरिएंटेड एक्टिविटी है। एचआरडी ना ही केवल यहाँ पर एक मीन बनकर रह गया है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स को रिस्पॉन्ड करेगा, रेदर हम यहाँ पर एंटिसिपेट करेंगे कि भाई क्या फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से एम्प्लॉयज को तैयार करना और ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं बदलते समय के साथ में उनको यहाँ पर केटर कर पाए। ठीक है, एंड माय फेवरेट एग्जांपल ऑलवेज इज नोकिया वेयर वी सॉ कि how the downfall happened because they did not change themselves with the modern times or the current requirements, right? And now we can even see कि although iPhone के लिए डिमांड बहुत ज्यादा है, but somewhere while talking about the features कुछ चीजों में ये लैग कर जाते हैं। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी होती है कि ऑर्गेनाइजेशंस को भी खुद को चेंज करते रहना होता है। बेनिफिट्स क्या है एचआरडी के? तो एचआरडी यहाँ पर स्किल नॉलेज एटीट्यूड कॉम्पिटेंसीज यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करता है, लोगों को ज्यादा कॉम्पिटेंट बनाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और किस तरीके से यहाँ पर वो अडेप्ट कर रहे हैं उसको भी इंक्रीज कर रहा है। फोकस करते हैं टीम स्पिरिट पर, ऑल्सो यहाँ पर देखते हैं कि ज्यादा इंटरेक्टिव और ओपन एनवायरनमेंट रहे जहां सब लोग अपने व्यू पॉइंट्स दे पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बिना किसी बायसनेस के उनके फीडबैक को भी लिया जाएगा। इसके बाद में ग्रेटर एफिशिएंसी आती है और इफेक्टिवनेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आएगी, वर्कर पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, एंड यहाँ पर उनको ज्यादा इंक्लूसिव फील कराया जाएगा। हम बेटर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करेंगे और इंश्योर करेंगे ओवरऑल डेवलपमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एचआर मैनेजर की? तो एचआर जो होते हैं वो एक ट्रांसफॉर्मेशन को अंडरगो करते हैं, जहां पर वो एक सपोर्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे अब वो बिजनेस ओरिएंटेड फंक्शन परफॉर्म करने लगे हैं। तो ना ही केवल उनसे हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो ऑपरेशनल वर्क करें, साथ में उनको बिजनेस स्ट्रेटेजीज को सपोर्ट करना है और किस तरीके से यहाँ पर फंक्शंस उनके जो है वो बिजनेस आउटकम्स को इम्पैक्ट करेंगे। तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एचआर मैनेजर्स की जो है वो हमारी क्या क्या हो जाएंगी, वर्कफोर्स प्लानिंग,
तो प्लानिंग हमें किस किस चीज की करनी है कि हमें किस तरीके की अपनी फ्यूचर वर्कफोर्स बनानी है, उसका टाइप क्या होगा, साइज क्या होगा. व्हाइल टॉकिंग अबाउट साइज आई मीन द नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर टीम एंड हाउ मेनी टीम्स वी विल रिक्वायर. नॉलेज स्किल्स उनकी क्या होंगी, इसके बाद में एक्सपीरियंस यहाँ पर उनका किस तरह से होना चाहिए, और हम इनकी जो नीड्स है ऑर्गेनाइजेशन की उनको अलाइन करेंगे विद दोज ऑफ द वर्क फोर्स. रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, तो यहाँ पर एक हमारे पास टैलेंट पूल आएगा, जैसे रिज्यूमे आते हैं अलग अलग लोगों के, उसमें से बेस्ट सिलेक्टेड रिज्यूमेज होते हैं, है ना, बेस्ट रिज्यूमे जहाँ पर जो हमारी नीड्स है, जो हमारी स्किल्स की डिमांड है और जो पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पर कैरी करते हैं, जब वो मैच करती हैं तभी उन्हीं रिज्यूमे को सिलेक्ट किया जाता है. फिर हम कनेक्ट करते हैं एप्लीकेंट्स के साथ में और इनका सिलेक्शन होता है. तो यहाँ रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव अप्रोच है जिसमें कि एक लार्जर नंबर ऑफ पीपल अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर जॉब के लिए, और सिलेक्शन जो है इसमें कुछ एप्लीकेंट्स को निकाल दिया जाता है उस पूरे पूल में से. डेफिनेटली यहाँ पर जितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी उतने ही लोगों को हायर किया जाएगा. बाकी जो भी हमें बेस्ट लग रहा है अमंग द क्रंच, और माइट बी समटाइम्स बेस्ट पर्सन कोई और होगा बट द स्किल वी नीडेड फ्रॉम देम वो शायद उन पर ना हो, तो हम दूसरे पर्सन को हायर कर लें. इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की उस टाइम पर नीड है. इंडक्शन, इंडक्शन क्या होता है, जैसे कुछ लोगों ने जॉब ज्वाइन भी की होंगी नहीं भी की होगी, तो क्या होता है जैसे आपका फर्स्ट डे होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक इंडक्शन मीट होती है. अब उस इंडक्शन मीट में सबसे पहले तो एक ओरिएंटेशन मीट होती है. ओरिएंटेशन में आपके एचआर आपको बताते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की ये पॉलिसीज, ये वैल्यूज हैं, ये वाली लीव्स आपको मिलेंगी, इस तरह से सैलरी आपको मिलेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन दे कनेक्ट यू विद द टीम मेंबर और बेटर से द टीम लीड और मैनेजर. उसके बाद में आप क्या करते हो, उनसे कनेक्ट करते हो और वो आपको बाकी टीम के लोगों से मिलवाती हैं. आपका क्या रोल रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में वो सारी बातें बताती है. तो एक लाइट डे रखा जाता है यूजुअली. तो हम यहाँ पर जो हमारे न्यू ज्वाइनर्स हैं उनको कंफर्टेबल कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ में और इंश्योर करते हैं कि उनको रिक्वायर्ड सपोर्ट मिले. ठीक है. देन आता है सक्सेशन प्लानिंग और लीडरशिप पाइपलाइन. तो हमें न्यू लीडर्स को आइडेंटिफाई करना होता है जो कि ओल्ड वंस को रिप्लेस करें. अब यहाँ पर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो एक यहाँ पर आपके पास में कंटेंट मैनेजर है, कैटेगरी मैनेजर है, सीनियर कैटेगरी मैनेजर है, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर है, राइट. तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये पर्टिकुलर पर्सन इस तरीके से चेंज होते जाएंगे, हर किसी का यहाँ पर अप्रेजल होगा, तो इनकी जगह पर कोई दूसरा पर्सन आएगा. तो हमें यहाँ पर देखना होता है कि अगर कोई पर्सन क्विट कर रहा है, रिटायर कर रहा है, या उनको दूसरी पोस्ट पर भेजा जा रहा है, तो कौन इन्हें सक्सीड करेगा. तो एचआर मैनेजर्स जो हैं उनको टैलेंट को नर्चर भी करना है ताकि क्रिटिकल रोल और रिलेशनशिप के लिए वो आइडेंटिफाई कर पाए कि किसको कौन सा पोस्ट हम दे सकते हैं. ठीक है. न्यू हायरिंग तो हम बाद में करते हैं, पहले हम देखते हैं कि ओके अमंग द पीपल ओनली इफ वी हैव समवन, या फिर हमें ऐसा होता है बाहर से हम तब हायर करते हैं जैसे हमें लग रहा है किसी के पास एक्सेप्शनल यहाँ पर स्किल्स हैं और माइट भी नई एनर्जी या फिर नए आइडियाज हमारे लिए लेकर आए. एम्प्लॉय एंगेजमेंट की बात कर लेते हैं. तो एक प्रोमिनेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरीके से एम्प्लॉयज को एंगेज करेंगे या फिर उनको मोटिवेट करेंगे, उनकी लॉयल्टी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ जाए. अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ विद द ऑर्गेनाइजेशन आई एम करेंटली वर्किंग इन. सो हियर पीपल आर मोस्टली गिवन, मोस्टली और बेटर से कि यहाँ पर बहुत फ्रीडम होता है व्हाइल वी आर वर्किंग. वी हैव वर्किंग आवर्स आल्सो वेरी मच लाइक कि कितना भी आप कभी भी काम कर सकते हो करके. एंड यहाँ पर हार्डली पूछा जाता है कि ओवरऑल आपने वीक में क्या चीजें की हैं. रेदर यहाँ पर क्या होता है, आपको बता दिया जाता है कि आपको ये चीजें करनी है और एज अ टीम आप इसको यहाँ पर ये डेडलाइंस रखोगे, अपने आप से आप भेज देना. आपका डे टू डे वर्क नहीं देखा जाता है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं रखा जाता है. टीम मीटिंग्स होती है जिनको बहुत कूल वे में रखा जाता है और चीजों को अच्छे से क्लियर विलियर कर लेते हैं. एंड यहाँ पर सारी टीम जो है उनके आपस में भी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे इंटरेक्शंस हैं while I talk about the professional relationship. जबकि also I have worked in a team जहां पर few people were actually biased, ठीक है. एंड देन यहाँ पर क्या होता है, मैनेजर was biased towards some people और वो यहाँ पर डिसीजंस अकॉर्डिंगली लेते थे एंड जिसकी वजह से ओवरऑल टीम का ही लॉस हो गया था. तो हमें ना यहाँ पर क्या होता है, अब जहां पर टीम का ओवरऑल लॉस हो रहा था वहां पर सभी लोग जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे थे. एंड ऑर्गेनाइजेशन आई एम वर्किंग करेंटली इन, यहाँ पर जो लोग हैं, टू माई सरप्राइज इवन आई हैव सीन पीपल वर्किंग हियर फ्रॉम लास्ट 10 years और वो कभी कहीं स्विच नहीं कर रहे.
ठीक है। एंड इवन बहुत ही नॉर्मल सा करियर, वहां पर आप देखेंगे कि सबका जो करियर ग्रोथ है वो भी बहुत नॉर्मल सा बड़ा अच्छा सा है। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लॉयल हो गए लोग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उनकी नीड समझ रही है, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना 100% दे रही है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, डेवलपमेंट और ग्रोथ नीड्स हमारे एम्प्लॉयज की क्या है, ताकि उनके स्किल सेट्स पर काम करें। अब वो स्किल सेट्स हमारा कौन सा होगा? जो उनका करेंट रोल है और क्या चीज है वो यहाँ पर फ्यूचर में चाहते हैं। तो हमारे पास में जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें खुद के लिए वैल्यूड फील हो, राइट। तो हमें देखो, अब जैसे मान लो किसी ने बहुत अच्छा काम किया, तो मैंने आपको मोटिवेशन वाले पार्ट में भी समझाया था कि कोशिश ये करनी होती है कि जल्द से जल्द हम इन्हें अप्रिशिएट कर दें, या जो भी रिवॉर्ड्स हमें देने हैं वो हम दे दें, उससे रिवॉर्ड्स की भी वैल्यू बढ़ जाती है और यहाँ पर चीजें बेटर हो जाती हैं। ठीक है। तो हमें इस तरीके से हमारा क्या करना है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट करना होता है, ताकि यहाँ पर एम्प्लॉयज को ज्यादा वैल्यूड फील हो और वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज उनको दी जाए, एंड उनके लिए हम केयर शो करते हैं। एम्प्लॉय रिटेंशन की बात कर लेते हैं। तो एट्रिशन, एट्रिशन क्या होता है? जो लोग जॉब छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है हमारी कॉस्ट पर। क्यों आता है? क्योंकि किसी को हायर करने के लिए आपने अलग अलग जगह पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से बात की। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है एक, अब इनको नए लोगों को हायर करना है, तो इन्होंने लिंक्डइन पर तो अप्लाई किया ही किया, साथ में इन्होंने नौकरी.com पर भी डाल दिए, कुछ प्लेटफॉर्म्स पर डाल दिए, इस तरीके से है ना, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां पर रिज्यूमे डाल दिए, अब सॉरी वहां पर पोस्टिंग खोली। तो क्या इन्हें कंपनी को पे नहीं करना पड़ रहा? डेफिनेटली पे करना पड़ रहा है। फिर ये लोगों को उठाकर लेकर आई, उनको हायर करा, हायर करने के बाद अब इनको ट्रेनिंग देनी है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है हायरिंग में, इंडक्शन में और डेवलपमेंट में। अब अगर लोग छोड़कर चले जाएंगे, तो वो जो इन्वेस्टमेंट मैंने की, वो इन्वेस्टमेंट मेरी कहाँ आ गई? जीरो पर आ गई। तो हायरिंग फर्दर अब हमें फ्रेश कॉस्ट लगानी पड़ेगी, तो बिजनेस को यहाँ पर बड़ा लॉस हो जाता है। करना होता है हमें, ठीक है, एम्प्लॉयज का। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरह से परफॉर्मेंस मैनेज करना है कि उनको मोटिवेटेड फील हो। ऐसा नहीं कि अरे ये क्या काम किया है तुम्हारा, तो बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं। ऐसा नहीं कि हाँ ये काम आपने अच्छे से किया है, यहाँ ये गलत है, तो आपने उसको भी अच्छे से पोलाइट वे में बता दिया, ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटीज में काम करें और कंसिडर करें कि भाई कितना बजट एलोकेट किया गया है अप्रेजल्स के लिए और हाइक्स के लिए। तो ये चीज यहाँ पर कौन देखेगा? एचआर मैनेजर देखते हैं। फिर आती है बात कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट। तो यहाँ पर अलग अलग बैंड्स होते हैं, पे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि पोजीशन और परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी है और हाइक यहाँ पर जो है वो कोर रहेगा आपके कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट का। कितना परसेंट हाइक मिला है, ये हर एम्प्लॉय जानना चाहता है, खुद का भी और दूसरों का भी, राइट, ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा फैक्टर इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट, तो यहाँ पर कॉम्पिटेंसी देखेंगे, हाई पोटेंशियल और स्टार परफॉर्मेंस की यहाँ पर लोकेट करेंगे रोल्स उनको अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस नीड्स एंड एम्प्लॉय स्किल सेट। तो न्यू डेवलपमेंट्स क्या क्या हो रही हैं आपके एचआरडी में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कल्चर में, कंपैरेटिवली अगर रीसेंट ओरिजिन से देखें तो ये आपकी मैक्रो और माइक्रो लेवल्स पर चेक की जाएगी। माइक्रो लेवल में एचआरडी जो है वो कोर होता है सभी डेवलपमेंटल एफर्ट्स का, कि किस तरीके से इंप्रूवमेंट करनी है क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पर लोगों की इन नेशन। माइक्रो या फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल में एचआरडी जो है वो इंप्रूवमेंट दिखाता है क्वालिटी में वर्कर्स के, ताकि अचीव करें ग्रेटर क्वालिटी और हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डेवलप और मेंटेन कर रहे हैं अनेबलिंग कल्चर, जहां पर वो बेसिकली अनेबल कर रहे हैं यहाँ पर इतना इनको कि भाई हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो बदलती टेक्नोलॉजीज के साथ में अडेप्ट करें, और यहाँ पर ना ही केवल अब इस ऑर्गेनाइजेशन में, रेदर इंडस्ट्री में दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी उनको एम्प्लॉयमेंट आसानी से मिल जाए। पर्पस क्या है चार्डी का? कि फैसिलिटेट करना डेवलपमेंट यहाँ पर, और इस तरीके से हमें करना होगा, किस तरह से हम डेवलपमेंट करें हमारे लोगों की। तो एक अपना कल्चर ही ऐसा बना लेना है जहां पर सबकी डेवलपमेंट हो रही है। तो ओपननेस, कन्फ्रंटेशन, ट्रस्ट, ऑटोनॉमी, प्रो एक्शन, ऑथेंटिसिटी, कोलैबोरेशन जो है वो यहाँ पर आपके ऑक्टा पैक्ट कल्चर के अंडर आते हैं। तो एचआरडी जो है वो हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रही है, ये आपका ऑक्टा पैक है जिसको आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है एचआरएम एचआरडी के? रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, जॉब एनालिसिस, जॉब डिजाइनिंग, वेजेस एडमिनिस्टर करना, जॉब को इवेलुएट करना, ट्रेनिंग करना लोगों की, करियर डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल। अब इसी चीज को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे।
तो रिक्रूटमेंट क्या है कि यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई करा कि हमें किस पोस्ट पर लोगों की जरूरत है और क्या टैलेंट यहाँ पर, स्किल्स नॉलेज उनके पास होनी चाहिए। अकॉर्डिंगली हमने वही इंडिविजुअल्स जो कि इस स्किल सेट को मैच कर रहे हैं उनको रिक्रूट कर लिया। सिलेक्शन क्या होता है कि यहाँ पर जो हम राइट कैंडिडेट को चूज कर रहे हैं, और रिक्रूटमेंट होता है कि जो हमारे पास में प्रोसेस है वो आइडेंटिफाई करना, हमारे जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करें जॉब के लिए। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में क्या होगा, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन डिसाइड करना, रिक्रूटमेंट मेथड्स क्या रहेंगे, एप्लीकेशन मेथड डिसाइड करना और मार्केटिंग करना जॉब की। तो अब आपको क्या होता है, देखो यहाँ पर कोई एचआर मैनेजर है, ठीक है, उनको किसी टीम लीड ने बोला कि भाई मुझे अपनी टीम में इस पर्टिकुलर पर्सन चाहिए। फिर एचआर मैनेजर क्या करेंगे, वो देखेंगे कि किस पोजीशन पर चाहिए, क्या स्किल सेट चाहिए, इस पोजीशन पर कितने वेजेस इनको दिए जाने चाहिए, फिर किस तरीके से हम इनको रिक्रूट करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल रिज्यूम में आएंगे, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा, है ना। अब टेक्निकल इंटरव्यू में भी आपके कितने राउंड्स होने हैं, फिर इसके बाद में एचआर राउंड्स होते हैं, फिर यहाँ पर सैलरी डिस्कशन होता है। तो ये सारी चीजें, फिर एप्लीकेशन लोगों की किस तरीके से आएगी, तो लिंक्डइन के थ्रू आ सकती है, करियर पेज के थ्रू आ सकती है, या फिर अलग अलग जैसे एम्बिशियस बावा हो गया आपका, शायद एम्बिशियस बॉक्स है, सॉरी। और यहाँ पर आपका इसके अलावा एक नौकरी.com है ना। इस तरीके से अलग अलग कंपनीज हो गई, तो वहां पर जो लोग हैं उनको बेसिकली मार्केट किया जाएगा अपनी जॉब्स का। तो इस तरीके से हम ये चीजें करते हुए चलते हैं। अब सिलेक्शन में क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमारे पास में रिज्यूमे आए, रिज्यूमे की होती है स्क्रीनिंग। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मोटा मोटा देख लेते हैं कि किस किस के पास रिक्वायर्ड स्किल सेट्स हैं, उन रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कर देते हैं, बाकी को रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद में सिलेक्शन इवेंट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो भी पर्सन है जिन्होंने रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट किए, वो अब कॉल्स करना शुरू करते हैं, पर्टिकुलर पर्संस की मीटिंग्स वगैरह रखते हैं, या उन्हें बताते हैं कि अभी फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू आप किस तरीके से होंगे, जैसा भी उनका मेथड है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग आपका एप्टीट्यूड टेस्ट रखवाते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली टेक्निकल राउंड्स रखवा लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पर बोलते हैं कि ठीक है आप अपने वर्क प्रोजेक्ट्स के बारे में या अपने सैंपल्स भेजो। तो जिस तरह का भी जॉब रोल है, इसके बाद में डिसीजंस बना लिया जाता है और ऑफर्स दिए जाते हैं। फिर यहाँ पर हो सकता है कि कुछ रेफरेंसेस से जॉब्स आ रहे हैं, जैसे मान लो कि पर्टिकुलर पर्सन है, किसी अच्छी पोस्ट पर काम करते हैं, काफी लॉयल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इन्होंने बोला है कि मैं एक पर्टिकुलर पर्सन को जानता हूँ जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, तो इनके भी रेफरेंसेस लिए जाते हैं। इसके बाद में अपॉइंटमेंट लेटर्स जो है वो इशू किए जाते हैं, ऑफर लेटर्स होते हैं, फिर ज्वाइनिंग लेटर्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड नए जो हमारे एम्प्लॉयज हैं फिर उनको इंडक्ट किया जाता है, जैसे मैंने आपको इंडक्शन का पूरा प्रोसेस समझाया था। तो ये सब आता है आपका सिलेक्शन में। अब 5 स्टेप्स आपकी इन्वॉल्व है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट प्लानिंग होती है, जहां पर हम जॉब स्पेसिफिकेशन देखते हैं, जैसा मैंने आपको समझाया था, ठीक है। किस तरीके से मेजर माइनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्किल्स, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन कितना जरूरी होगा, स्टार्ट डेट क्या रहेगी जॉब की, पे लेवल क्या रहेगा, और यहाँ पर टेम्पररी हम लोग एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं इनकी या परमानेंट करना चाहते हैं, स्पेशल कंडीशंस देखी जाएंगी। फिर स्ट्रैटेजी डेवलप होती है। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, एक सूटेबल स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि किस तरीके से कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए देखना होगा कि किस तरीके से हम इनको हायर करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाहर से इनको लेकर आ रहे हैं, तो क्या रिक्रूटमेंट मेथड रहेगा, को किस ज्योग्राफिकल एरिया को कंसीडर कर कर चलना है ना, जब हम इनको ढूंढेंगे, और सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हमारा क्या रहेगा, किस तरीके की सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज रहेंगी जब हम इनको रिक्रूट कर रहे हैं। जैसे इंटरव्यूज में मैंने बताया ना, अलग अलग राउंड्स वगैरह होते हैं। सर्चिंग, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जॉब सीकर्स को अट्रैक्ट करना है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, तो 2 सोर्सेज यूज करने हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। मार्केटिंग करनी है जॉब की, स्क्रीनिंग करनी है। तो स्क्रीनिंग में क्या है, लास्ट स्टेप है अंडर रिक्रूटमेंट, या फिर यहाँ पर फर्स्ट स्टेप अंडर सिलेक्शन प्रोसेस। टेक्निक्स जो यूज हो रही है स्क्रीनिंग के लिए वो आपकी वेरी करती हैं कि क्या आपका सोर्स ऑफ सप्लाई और मेथड यहाँ पर यूज होगा रिक्रूटमेंट के लिए। प्रिलिमिनरी एप्लीकेशन, डी सिलेक्शन टेस्ट, यहाँ पर स्क्रीनिंग इंटरव्यूज, ये सब कॉमन टेक्निक्स हैं जो हम यूज करेंगे। जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो इनवैल्यूएबल है स्क्रीनिंग में। एप्लीकेशंस, यहाँ पर क्वालिफिकेशन, नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस जो हमने जॉब स्पेसिफिकेशन में मैच किया है
उन सब से देखा जाएगा कंपेयर कर कर। फिर जो लोग क्वालिफाई नहीं होते हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस में वही आएगा कि इनवाइट की, एप्लीकेशन रिसीव की, स्क्रूटनी की, रिटन टेस्ट लिया, साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया, पर्सनल इंटरव्यू लिया, रेफरेंस चेक करा, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया, फाइनल सिलेक्शन हुआ और प्लेसमेंट कर दी। ठीक है, तो इसके बाद में अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है। जिन लोगों को रीड करना हो वो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रीड कर सकते हैं इसको। ठीक है, और अगर आपके पास में पेड कोर्सेज है तो ये आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन ये दो प्रोसेस होते हैं। रिक्रूटमेंट हमने देख लिया कि हम अट्रैक्ट करें, सोर्स करें, आइडेंटिफाई करते हैं, और यहाँ पर हम इवेलुएट, असेस और चूज कर रहे हैं कि किसको लेकर आना है। ओके, तो यहाँ पर ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी है, बस पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो आप इसे एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट जाते हैं जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिजाइन पर। तो जॉब एनालिसिस में क्या होगा, हम आइडेंटिफाई और डिटरमिन करेंगे जॉब ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, और क्या इंपॉर्टेंस है इन ड्यूटीज की। तो जॉब एनालिसिस आपकी किससे रिलेटेड है कि जॉब को कैसे एनालाइज किया गया है, और ना कि यहाँ पर पर्सन को। तो एंड रिजल्ट क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन आपके पास जॉब का। जैसे अगर यहाँ पर मैं बात करूं, हमारे जो रिक्रूटमेंट होते हैं, ठीक है, तो कभी भी ना आपकी, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा हो तो आप क्या करना, लिंक्डइन पर या कहीं पर भी जाकर चेक करना। तो जब आपको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, ऐसे लिखेंगे कि वी आर हायरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट, एंड यहाँ पर फिर जॉब डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें 3-4 पॉइंट्स लिखे जाते हैं कि आपको ये आना चाहिए, आपसे ये काम करवाया जाएगा, ये चीजें आपसे यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो बातें सारी बता दी जाती हैं। तो जॉब एनालिसिस क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें सभी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे जॉब के बारे में कि किस तरीके से जॉब का डिस्क्रिप्शन रहेगा, जॉब की स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि हमें ये पर्टिकुलर पर्सन के पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस माइट भी कोई डिग्री वगैरह उनसे हम रिक्वायर्ड है, या फिर कोई पोस्ट पर वो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, या फ्रेशर्स ही चाहिए हमें, डिपेंडिंग ऑन दैट। अब यहाँ पर हम एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं, सेटिस्फेक्शन देखते हैं उनका जॉब में, और मोटिवेशन। तो पर्पस क्या है जॉब एनालिसिस का, जॉब स्पेसिफिकेशंस को प्रिपेयर करा जा रहा है, डिस्क्रिप्शंस को, हमें जिस तरीके से राइट लोगों को हायर करना है, एक बेसिस बनाना है इंप्रूवमेंट का, सिलेक्शन में, प्रमोशन में, ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट में और कॉम्पनसेशन में। एक जॉब वैल्यूएशन टेक्निक जो है वो यहाँ पर एक तरीके से सर्व होती है, और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स देखते हैं हम जॉब की। तो हमने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करा, ठीक है, फिर हमने जॉब एनालिसिस की, उसको परफॉर्म किया, फिर यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन और कंट्रोलिंग जॉब डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि भाई किस तरीके से जॉब डिस्क्रिप्शन को रीडिजाइन करें, या फिर कॉम्पनसेशन प्रोग्राम को रिवाइज करें, या फिर चेंज करें हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में। तो रीडिजाइन कब जब कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में होगा, तो एक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया जाएगा, इसको कम्युनिकेट किया जाएगा टॉप मैनेजमेंट को, और उनके सपोर्ट से ही यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। फिर जॉब एनालिसिस होती है, तो हमने एक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर किस तरह की जॉब्स हैं वो हम एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे कि भाई क्लैरिकल पोस्ट पर लोग चाहिए, मैनेजरियल पोस्ट पर लोग चाहिए, डिवीजन स्पेसिफिक जॉब चाहिए। इसके बाद में देखेंगे कि कौन से लोग हैं जो इन्वॉल्व है इस एनालिसिस में, और किस मेथड को हम यूज कर रहे हैं एनालाइज करने के लिए। फिर यहाँ पर कंप्लीट रिव्यू दिया जाएगा, जो हमारे पास पहले से हमने जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया था उसको पूरा का पूरा रिव्यू किया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि क्या फेयर इनसाइट है ड्यूटीज की, जो जो ड्यूटीज हमें करवानी है परफॉर्म, क्या उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बाय किसके अंडर काम करेंगे, क्या पोस्ट रहेगा, एक्जैक्टली जो पोस्ट है ना, उसके बारे में अच्छी सी चीजें होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशंस, हजार्ड्स अगर कुछ इंक्लूडेड है तो वो सब आप बताओगे। परफॉर्मिंग द जॉब एनालिसिस। तो नेक्स्ट स्टेज में हम देखते हैं कि जो जॉब एनालिसिस का प्रोसेस है उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म या शुरू करना है। तो यहाँ हमारे पास में सफिशिएंट टाइम होना चाहिए कि हम जॉब की डिटेल्स को कलेक्ट करें एम्प्लॉइज से। इंफॉर्मेशन यहाँ पर एम्प्लॉइज से जो है वो हम क्वेश्चनेयर, इंटरव्यूज या फिर ऑब्जर्वेशन मेथड से ले सकते हैं। अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई, इसके बाद इसको सॉर्ट करेंगे कि किस तरीके का नेचर, डिवीजन और डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग लोगों के पास चीजें जाएंगी, सब लोग अपने अपने यहाँ पर आंसर्स भेजेंगे, तो हम उन्हें सॉर्ट कर लेंगे। जैसे आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, है ना, यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, तो सबका हमने अलग अलग डिवाइड कर लिया। फिर डिजाइन करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को। तो जॉब एनालिस्ट जो है वो एक ड्राफ्ट बनाएंगे जॉब डिस्क्रिप्शन का। अब जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उन्होंने तो देख लिया ना कि क्या चीज लिखी थी और क्या चीज यहाँ पर
प्रोवाइड की जा रही है, तो अगर कुछ भी उनको लगता है कि गलत चीज हुई है तो वो चीज अपने क्वेश्चन में मेंशन कर देंगे वो आंसर्स में। तो यहाँ पर सॉर्ट किया इंफॉर्मेशन, जो चेंजेस करने हैं वो हमने करे और उसको पेपर पर लिख लिया। इसके बाद में ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के बाद में सर्कुलेट कर देंगे मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स और एम्प्लॉयज को। जॉब डिस्क्रिप्शन का कंट्रोल और जॉब स्पेसिफिकेशन, तो लास्ट स्टेप है जहां पर हम जॉब डिस्क्रिप्शंस जो हैं और स्पेसिफिकेशंस उनको टाइमली चेक कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं जैसी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स है। तो जॉब एनालिसिस जो है वो आपका किस में रिजल्ट करता है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन में। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या आ जाता है, क्या क्या ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन, क्या स्किल्स जरूरत है, एजुकेशन बैकग्राउंड, क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर जरूरी होंगी इस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो प्रोसीजर क्या है आपका जॉब एनालिसिस का, तो इसे हम दो अप्रोचेस से कर सकते हैं। पहला आपका रहेगा टास्क ओरिएंटेड। अब टास्क ओरिएंटेड में हम देखेंगे कि भाई क्या एक्चुअल टास्क है जो कि इस जॉब में हमें परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर हमारी ड्यूटीज, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी एंड यहाँ पर एक्चुअल एक्टिविटीज जो हमने टास्क में परफॉर्म की हैं उस पर एम्फेसाइज किया जाता है आपका रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब फंक्शंस। तो टास्क स्टेटमेंट्स हमारी डेवलप अकॉर्डिंगली करेंगे और टास्क हमारे लेवल ऑफ डिफिकल्टी, कॉन्सिक्वेंसेस, इंपॉर्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी पर आएंगे ताकि हम यहाँ पर बेटर अंडरस्टैंडिंग रखें जॉब की। फिर आते हैं वर्क ओरिएंटेड। तो यहाँ पर हम एग्जामिन करेंगे ह्यूमन एटीट्यूड्स को, जिसमें हमें अपनी जॉब इफेक्टिवली परफॉर्म करनी है। ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को हम चार कैटेगरीज में ले जाएंगे, नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नॉलेज में आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी जो आपको जॉब परफॉर्म करने के लिए चाहिए। स्किल जो है उसमें आपके पास प्रोफिशिएंसी की, आपको किस तरह से रिक्वायर्ड टास्क को परफॉर्म करना है। एबिलिटीज में आपके पास कॉग्निटिव होगा इंडिविजुअल में, और रिलेटिवली स्टेबल रहेगा ये ओवर द टाइम। तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे पर्सनल फैक्टर्स एंड सभी चीजों को लेकर चलेंगी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल की क्लास में करेंगे, थोड़ा बड़ा है। तो वन शॉट वीडियो यहाँ पर स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे, अकॉर्डिंगली यहाँ पर ना इसको कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। रेस्ट आप प्लेलिस्ट से पढ़ाई शुरू कर दो बच्चे, है ना, आप सभी लोग यहाँ पर। इसके अलावा धीरे धीरे फिर जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगी वीडियोस तो मैं आपको वन शॉट प्रोवाइड कर दूंगी। तो एक वन शॉट यहाँ पर आरबीआई के लिए जाएगा आपका, और एक आपका बाकी जो एग्जाम्स है उनके लिए जाएगा। ठीक है, चलो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।